हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि कक्षा 10th और 12th दोनों के लिए वीडियो हो सकती है। क्या है कि उत्तल दर्पण के लिए F बराबर R/2 का निगमन। इससे पहले हमने अवतल दर्पण के लिए करा दिया है और ये है आपका उत्तल दर्पण के लिए F बराबर R/2 का निगमन। तो देखते हैं ये आपका निगमन कैसा होता है। बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें उत्तल दर्पण बनाना होगा। तो आइए उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये है आपका उत्तल दर्पण और ये है आपका मुख्य अक्ष। यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ फोकस है और यहाँ पे सेंटर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, ऐसा मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है। तो आप जानते हैं नियम कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो कहाँ से होके जाएगी। तो ऐसा लगेगा कि फोकस से होके आ रही है। ऐसा हमें लगेगा कि फोकस से होके क्या कर रही है, आ रही है। ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे परावर्तित होगी यहाँ से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इससे पहले वाली वीडियो में जब आपको सिद्ध कराए अवतल दर्पण के लिए, तो हम कहें कि अगर आप ऐसी कल्पना करें आप, या आप ये नियम जानते रहिए। अगली वीडियो में हमने बताया है कि कोई भी सर्कल होगा या कोई गोला होगा, उसमें एक केंद्र होता है और केंद्र से परिधि पे मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है, केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली रेखाखंड, ये हमेशा परिधि के किसी बिंदु पर हमेशा लंबवत होती है। किसी भी बिंदु पर, परिधि के किसी भी बिंदु पर ये कैसी रहेगी, लंबवत रहती है। केंद्र से अगर जा रही है तो यह भी एक गोले का भाग होता है। जो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, यह भी किसी गोले का क्या है, भाग है। तो जब गोले का भाग है तो इसके पास भी एक केंद्र है और केंद्र है और ये जो दर्पण का हिस्सा एक परिधि का काम कर रहा होगा। तो अगर हम केंद्र से इस परिधि पर क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें, एक रेखाखंड खींचे, तो रेखाखंड भी इसके ऊपर क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है। तो जहां पर एक किरण टकरा रही है, अब इस किरण को मान लीजिए कि ए, और जहां पे टकराई है इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। ठीक है। अब यहां से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक रेखाखंड है। कहां से है, केंद्र से हमने किया है और कहां, परिधि के ऊपर, परिधि के किसी बिंदु पर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब परिधि के किसी बिंदु पर इसे ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा ड्रॉ होगा, बिल्कुल लंबवत होगा, एकदम लंबवत होगा। ठीक है। तो एक आप रेड कलर के मार्कर से लाइन देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कैसा है, लंबवत है। ठीक है। तो यहाँ भी इसे भी एक नाम दे देते हैं, इसे डी पॉइंट दे देते हैं और इसे कहते हैं हम लोग ई। ठीक है। सारे के सारे नाम आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। चलिए अब इसे मिटाते हैं, अब इसे शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं हम यहाँ पे इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं। और दर्पण है तो इसका नाम आप ऐसे लिख दीजिए कि ऊपर आपका M1 पॉइंट और ये नीचे आपका M2 पॉइंट। ठीक है। आइए देखते हैं। तो लिख देते हैं कि माना M1 व M2, माना M1 व M2 एक उत्तल दर्पण है। माना M1 व M2 क्या है, एक उत्तल दर्पण है जिसमें आपतित किरण AB, ए से लेके बी तक ये आपतित किरण है। आपतित किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है। आपतित किरण AB मुख्य समांतर आ रही है और परावर्तन के पश्चात, ठीक है, और परावर्तित किरण BE और परावर्तित किरण BE। ठीक है ना। किरण तो इसके ऊपर आप ऐसे भी कर सकते हैं। परावर्तित किरण BE फोकस F से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस F से आती हुई प्रतीत हो रही है। इतनी बातें, जितनी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, जितनी बातें यहाँ पे दिखाई गई चित्र में, उतनी बातें को हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। और ये हमने क्या किया था कि मुख्य समांतर आपतित किरण आ रही है, टकराने के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। और ये जो रेखाखंड, एक किरण हमने खींच रखा है, यह किरण कहाँ से है, केंद्र से है। केंद्र की तरफ ये जा रहा था, ऐसा आपको लगना चाहिए।
या लग भी रहा होगा, और ये यहाँ पे लंबवत होता है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अभी अभी हमने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, जब अभी अभी आपको ये पता चल गया कि लंबवत होता है, ठीक है, ये लंबवत होता है। अब इसके बाद देखिएगा, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि जब ये लंबवत है तो आपको पता होना चाहिए, परावर्तन का नियम पढ़े आप दर्पण पे, ये आपतित किरण और ये आपतन बिंदु, और यहाँ पे एक हम अभिलंब की कल्पना करते थे, और इसके बाद ये परावर्तित किरण, और ये इसको हम अभिलंब बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं अभिलंब? क्योंकि यह इस दर्पण पे लंबवत होता था। तब उस कंडीशन में यह एंगल आई यानी अपवर्तन कोण और यह एंगल आर यानी परावर्तन कोण दोनों हमेशा आपस में कैसे हुआ करते थे? बराबर हुआ करते थे। समतल दर्पण पे हमने आपको यही पढ़ाया था, ठीक है। तो जब ये पढ़ाया था आपको दर्पण पे, तो यही कहानी, यही स्थिति कुछ यहाँ नहीं बन रही है। ये आपतित किरण ये वाली, ये अभिलंब ये वाला, और ये परावर्तित किरण ये वाला आपका, ठीक है ना। ये परावर्तित किरण है ये, तो कुछ यही कहानी बन रही। तो यहाँ भी परावर्तन का नियम लग रहा है, यानी यहाँ पे ये वाला जो एंगल बनेगा ये वाला, यह एंगल आई होगा, और ये वाला जो एंगल बनेगा वो एंगल आर होगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। किस नियम से? परावर्तन के नियम से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस कोण को लिखेंगे ए बी डी। हम यहाँ लिख सकते हैं कि चित्रानुसार, यानी कि चित्र के अनुसार अगर देखा जाए तो कोण ए बी डी बराबर है, यह ए बी डी ये वाला एंगल आई बराबर है कोण किसके? डी बी ई के, ठीक है ना। कोण डी बी ई के बराबर है, ठीक। यह किस नियम से बराबर है? क्या कारण है? तो यह परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार बराबर। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यह परावर्तन का नियम है कि अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम होता है, इस नियम से यह बराबर है। और यह जो लाल वाली लाइन है, यह अभिलंब है का काम कर रही है, और यह आपतित किरण और यह परावर्तित किरण, इसीलिए परावर्तन का नियम यहाँ पे लग पा रहा है। अच्छा, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा चीज यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन आ रही है यहाँ से लेकर के ये वाली ऐसे, ये वाली, ये पीछे डाटा लाइन है, डाटेड है। ये एक लाइन है ऐसे, ई से शुरू है और ऐसे एफ तक आई है, और एक लाल कलम से है जो डी बी सी की तरफ से जा रही है ऐसे, ठीक है ना, डी बी सी। अब देखिएगा ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं। आप पढ़े कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो इसके सम्मुख कोण हमेशा आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये आमने सामने कोण और ये वाला कोण आमने सामने है, ये कोण भी आपस में बराबर होगा। तो इसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे इस कोण की। हम देखेंगे ये वाला आर जो बना है, यहाँ पे यही वाला कोण आर है, और आर के नीचे जो ये वाला कोण बनेगा आपका ये हिस्सा, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। कौन से कारण क्या देंगे हम? शीर्षाभिमुख कोण देंगे, क्योंकि जब दो भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसके सम्मुख बनने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और वो सर्वथा बराबर ही होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों कोण बराबर है, तो इसलिए ये वाला कोण इससे बराबर है, यानी कि यहाँ आर वाला कोण यहाँ पे बराबर है। तो अब यहाँ पे आप इसको क्या नाम दे सकते हैं? इस आर वाले को डी बी ई, यानी आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि कोण डी बी ई बराबर है किसके? इस वाले एंगल के। इसका नाम क्या देंगे? यहाँ से एफ बी सी लिख दीजिए, एंगल एफ बी सी किस नियम से बराबर है? तो आप कह देंगे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए इसे, ठीक है। 2 समीकरण हो गया। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में दो चीज कॉमन लग रही है। डी बी यहाँ पे है, डी बी यहाँ पे भी है। अब जब दो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो डी बी ई इसके बराबर है और यहाँ पे डी बी ई इसके बराबर है, तो मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? तब बराबर होंगे। और ये कैसे हम कर सकते हैं? तुलना करने पर। लिखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, और ये सब चीजें इसके पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है ना। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ये डी बी ई जब दोनों में है तो यानी ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा एंगल एफ बी सी के। समीकरण नंबर 3 क्यों बराबर किए हैं? तुलना कर रहे हैं इसलिए बराबर किया। यानी कि ये वाला आई वाला जो एंगल है
यह ए बी डी वाला जो एंगल है एफ बी सी यानी इसके बराबर है। ठीक है, चलिए अच्छा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो लाइन है ए और बी, यह एक ऐसी लाइन है ए और बी, अगर इसे आगे तक बढ़ाते तो कुछ ऐसे चली जाती। मान लीजिए कल्पना कर दी है कि ऐसे हमने आगे तक इसे बढ़ा दिया, और नीचे ये एक जो मुख्य अक्ष जिसे आप कह रहे हैं पी और सी के नाम से जानेंगे इसे हम, यह पी और सी वाली जो लाइन है मुख्य अक्ष, यह भी इसके समांतर है। ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। मुख्य समांतर आपतित किरण आई है, और जब दो समांतर लाइनों को एक तिरछी लाइन काटती है, कक्षा 9 के गणित के प्रमेय है, ठीक है ना, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही हो, और तिरछी रेखा यहाँ पे लाल वाली लाइन पे जरा ध्यान दीजिएगा कि लाल वाली लाइन यहाँ पे क्या है, तिरछी रेखा है। ठीक है, तो जब ये दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा क्या कर रही है, काट रही है, ये तिरछी रेखा, दो लोग तिरछी रेखा है, एक ये ब्लैक वाली लाइन भी इसको तिरछी कट कर रही है, और यहाँ से एक ये रेड कलर की जो लाइन है ये अभी इसको क्या कर रही है, तिरछा कट कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये वाला जो एंगल है और जो ये इसका ये वाला एंगल है, तो ये दोनों संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है, तो दोनों आपस में बराबर रहेंगे। और ये जो एंगल होते हैं ये वाला और ये वाला, ये एकांतर कोण होते हैं, लेकिन हमको यहाँ एकांतर कोण की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन हमको इस वाले एंगल की जरूरत है, हमको इस वाले एंगल की जरूरत है। कौन सा, ये रेड कलर की लाइन देखेंगे तो यहाँ पे रेड कलर की जो लाइन है, तो ये वाला एंगल बन रहा है रेड कलर की लाइन के नीचे, और यहाँ से रेड कलर की लाइन के नीचे ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल कैसे हैं, आपस में संगत हैं। संगत कोण जानते हैं ना, हाँ, तो संगत कोण है ये, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर होते हैं। और ये 9 का प्रमेय, अभी हम ये यहाँ पे नहीं सिर्फ करने जाने कैसे बराबर होते हैं, आप जानिए कि संगत कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एंगल आई और यहाँ पे ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। एंगल आई का क्या नाम दे सकते हैं, ए बी डी। लेकिन ऐसा कब कर सकते हैं, ऐसा कब कर सकते हैं, जब दो लाइन ये समांतर हो और ये तिरछे हो तब। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी समांतर है पी सी के, तब ये वाली लाइन ए बी समांतर इस पी और सी वाली लाइन के, ठीक है ना, तब ऐसा कर सकते हैं कि इस एंगल का नाम, यानी ये वाला एंगल क्या है, आई, यानी इसका नाम है ए बी डी, इसका नाम है ए बी डी, बराबर है कोण किसके, इस कोण के। इसको क्या कर सकते हैं, बी सी एफ के। इक्वेशन नंबर 4 क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, या फिर यहाँ पे ये भी कह सकते थे इस संगत कोण है। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना, ये दोनों कौन से कोण है, संगत कोण है। इक्वेशन नंबर 4 हो गया है, अब इसे मिटा दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए बी डी यहाँ भी है 3 में भी, और ए बी डी 4 में भी है। तो 3 और 4 की हम तुलना कर देंगे तो ए बी डी के बराबर एफ बी सी है और ए बी डी के बराबर बी सी एफ है। तो जब ये दोनों लोग ए बी डी के बराबर ही है, तो मतलब कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसे कैसे कर सकते हैं, तुलना करने पर। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो यह ए बी डी दोनों में कॉमन है, हट जाएगा, यह एफ बी सी और बी सी एफ बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण एफ बी सी बराबर है कोण बी सी एफ के, ठीक है ना। यह कौन सा इक्वेशन मान लीजिए, समीकरण 5 मान लीजिए। अच्छा, अब यह दोनों कोण को देखिए कहाँ है, एफ बी सी कहाँ है, एफ बी सी यानी ये वाला एंगल, और बी सी एफ कहाँ है, बी सी एफ यानी ये वाला एंगल। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब जरा ध्यान से देखिए कि यह दोनों एक ही त्रिभुज में है, यह जो दोनों एंगल है ये वाला और ये वाला एक का त्रिभुज में है। और आप कक्षा 9 के भी एक प्रमेय गणित की कि जब एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं, जब एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं तो वो उसके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। जैसे कि ये दोनों बराबर है तो इसके सामने की आई वाली भुजा और हाई इसके सामने की आई वाली भुजा आपस में बराबर है, यानी कि यहाँ से ये और यहाँ से वाली भुजा आपस में क्या रहेंगे, बराबर। यानी ये एफ सी और ये बी एफ, ये दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, तब बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के दो सम्मुख कोण बराबर है। यहाँ पे एक त्रिभुज के दो सम्मुख कोण बराबर है, इसलिए इनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो सम्मुख भुजाएं कौन कौन से, एफ सी और बी एफ है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इसलिए बी एफ बराबर एफ सी, इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए, ठीक है ना। अब हम बी एफ बराबर एफ सी क्यों कर दिए हैं,
बस इसी वजह से कर दिए हैं कि एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर थे। आज जब दो कोण सम्मुख बराबर होंगे तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, प्रमेय है। ठीक है, अब आइए इधर आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब यह मान लिया जाए हर सिद्धि में यह मान लेते हैं कि दर्पण का द्वारक छोटा है। ठीक है, जैसा जिसने भी सिद्ध किया वो ऐसा माना है। तो अगर हम मान लें कि यह दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इस दर्पण को छोटा कर दिया जाए, तो जब दर्पण को इधर से भी दबा के छोटा करेंगे, इधर से भी दबा के छोटा करेंगे, तो आई बी पॉइंट धीरे धीरे इस पी पॉइंट के करीब आ जाएगा। आई बी वाला पॉइंट यानी बिंदु बी धीरे धीरे किसी करीब आ जाएगा, इस बिंदु पी के करीब आ जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे पी लिखा है और यहाँ पे एफ लिखा है, तो इतनी बड़ी लाइन बन रही है, और यहाँ पे बी लिखा है और एफ लिखा है, इतनी बड़ी लाइन बन रही है यहाँ से यहाँ तक। अगर ये बी वाला धीरे धीरे करते 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 बी यहीं पे आ जाए, इसके ऊपर आ जाए पी के, तब तो बी से लेके एफ और पी से लेके एफ दोनों बराबर हो जाने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि मान लिया जाए, ठीक है, यदि मान लिया जाए कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तब यदि मान लिया जाए कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तब क्या कह सकते हैं कि तब बिंदु P और बिंदु P बहुत निकट होंगे ना। तब बिंदु B व P एक दूसरे के निकट होंगे। जब निकट होंगे तो क्या होगा, अभी हमने बता दिया कि बिंदु B यहाँ आ जाएगा, तब P से लेके F और B से लेके F दोनों बराबर होंगे। तब हम ये कह सकते हैं कि यह BF और PF आपस में बराबर होगा, निकट होंगे, इसलिए BF बराबर होगा PF। इसलिए BF बराबर होगा PF। इसको अगला इक्वेशन मान लीजिए, 7वां। यहाँ पे BF बराबर FC था, लेकिन यहाँ पे BF बराबर क्या है, PF है। ठीक है ना, चलिए अब आपको प्रूफ करना क्या है उस पर ध्यान दीजिए। F बराबर R/2, अगर इसका हम तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आ सकता है कि R बराबर 2F, यानी एक तरह से आप कहें कि ये करिए चाहे ये करिए, दोनों बातें एक ही है, R बराबर 2F। अब आपको R चाहिए, R को आप बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होती है बाबू, तो आप भी जानते हैं कि सर वक्रता त्रिज्या होती है कहाँ से, इस P से लेके इस C के बीच की दूरी को आप बोलते हैं वक्रता त्रिज्या R, और P से लेके F के बीच की दूरी को आप बोलते हैं फोकस दूरी स्मॉल f। और आपको R लिखना है, तो R लिखना तो आप कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, P से लेके C तक लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए कि PC लिखेंगे। अब PC को R लिख सकते हैं, तो हमने R लिख दिया। अब PC को कब भागों में तोड़ा गया है, यहाँ पे चित्र में देखिए, P से लेके C दो टुकड़ों में बटा है, P धन F और धन F धन C, यानी PC को आप लिख सकते हैं कि PF धन FC, ऐसे दो टुकड़ों में लिखा गया है, PF धन FC। ठीक है, ऐसे लिखा गया है। अब PF को PF रहने दीजिए, अब FC को क्या लिख सकते हैं आप, तो FC को देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप BF, किससे, समीकरण नंबर 6 से। तो FC के नीचे आप लिख दीजिए क्या, BF। आपने ऐसा क्यों लिखा, तो आप यहाँ लिख देंगे समीकरण 6 की वजह से हमने ऐसा लिखा, ठीक है ना, कि FC के नीचे BF लिख दिए। अब देखिएगा, अब PF रहने दीजिए, और ये BF जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब PF लिख सकते हैं। आप ये क्यों लिखे हैं, समीकरण नंबर 7 की वजह से लिखे हैं, समीकरण 7 की वजह से लिखे हैं। अब ये देखिएगा दोनों PF हो गए, तब ये जुड़ के हो जाएंगे क्या, 2PF बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये PC चल ही रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये PC को आप क्या लिख सकते हैं, R, क्योंकि PC बराबर क्या लिख सकते हैं, PC जहाँ पे R, और 2 और PF को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल f, यानी कि ये आपने लिख दिया कि R बराबर 2F, और यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। लेकिन अगर हेडिंग आप ये वाला लगा दिए हैं तो भी हो सकता है। यहाँ से आगे देखिए कि अगर f की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 गुणा के रूप में f से, ये 2 कहाँ आएगा, डिवाइड के रूप में, तो R/2 लिख सकते हैं इसको, यानी f बराबर R/2। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि f बराबर R/2, f बराबर R/2। ठीक है, आपने क्या कर दिया, प्रूफ। तो 2 प्रूफ, हमने इस बात को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, R बराबर 2F। तो ये देखिए उत्तल दर्पण के लिए F बराबर R/2 का हमने निगमन कर दिया, या R बराबर 2F का निगमन कर दिया। बहुत ही आसान था, जैसे अवतल दर्पण था वैसे
उत्तल दर्पण का भी था। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हाँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाई हुआ तरीका समझ में आता है आपको, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी आने वाली सारी वीडियो पहले ही मिल जाए। जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके यहाँ वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं इस चैनल पर जुड़ जाइए, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सब इस पर मिलने वाला है। मैथ की वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू।